अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम इनऑर्गेनिक का लास्ट चैप्टर ORCC में डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसमें हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बोर्ड में जिनको आने का चांसेस हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। नाउ पहला क्वेश्चन जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दीज आर द क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन क्वेश्चंस का जो हम डिस्कस करेंगे। टोटल में हमारे पास 11 क्वेश्चंस है जो हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है तो डेट इज व्हाट आर the characteristics of the transition elements। transition elements के characteristics क्या है and why are they called transition elements। इनको क्यों कहा जाता है transition elements। पहले हम एक पार्ट डिस्कस करेंगे। तो पहला पार्ट जो है what are the characteristics of transition elements। transition elements के characteristics क्या है। ऐसे एलिमेंट्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है फ्रॉम D1 to 9, जिनका कॉन्फ़िगरेशन है फ्रॉम D1 to 9 बोथ इन ग्राउंड स्टेट, या तो ग्राउंड स्टेट, बोथ इन ग्राउंड स्टेट और इन वन ऑफ देयर, और दूसरा इन वन ऑफ देयर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक, तो जिन एलिमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन आएगा फ्रॉम D1 to D9, कॉन्फ़िगरेशन ये आना चाहिए D1 to D9 किस स्टेट में, या तो ग्राउंड स्टेट या तो वन ऑफ द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, तो उन एलिमेंट्स को कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स हैविंग D1 to 9 कॉन्फ़िगरेशन बोथ इन ग्राउंड स्टेट और इन वन ऑफ देयर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक, एंड व्हाई आर दे कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। अब इनको क्यों कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स, ये चीज भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक, तो सिंस यहां से अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद होगा तो ऐसे आता है पीरियोडिक टेबल। यहां पे आते हैं S ब्लॉक एलिमेंट्स, यहां पे आते हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स और यहां पे आते हैं D ब्लॉक एलिमेंट्स। अब इनको क्यों कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स, बिकॉज दे फॉर्म ए ट्रांजिशन, दे फॉर्म ए ब्रिज। ये ट्रांजिशन बनाते हैं, ये ब्रिज बनाते हैं किसके बीच में, ये S और P ब्लॉक में एक ब्रिज बनाते हैं। ठीक, दे फॉर्म ए ट्रांजिशन बिटवीन S and P, हेंस दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। इनको कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। ठीक, नाउ व्हिच ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट्स मे नॉट बी रिगार्डेड एज ए ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन सा डी ब्लॉक एलिमेंट ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट नहीं कहलाता है। सिंस हमने कहा कि ऐसे एलिमेंट्स जिनका कॉन्फ़िगरेशन होगा फ्रॉम D1 to 9, D1 से लेके D9 तक जिनका कॉन्फ़िगरेशन होगा ग्राउंड स्टेट में या वन ऑफ देयर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, उनको कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। लेकिन कुछ एलिमेंट्स हमारे पास है, मैं आपको यहां से हम यहां लिखेंगे तो एक स्लाइड हम ऐड करेंगे। हमारे पास जिंक होता है बेटा, हमारे पास कैडमियम होता है, हमारे पास मरकरी होता है। ठीक, दीज आर द थ्री एलिमेंट्स। दीज थ्री एलिमेंट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। इनको ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम जिंक का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका आता है 3D10 और इसका आता है 4s2। नाउ कैडमियम का आता है 5D10, this is outer shell electronic configuration, and this is 4D10 and 5s2, and this one is a 5D10 and a 6s2 इसका कॉन्फ़िगरेशन आता है। ठीक, नाउ ये जो तीन एलिमेंट्स है जिंक, कैडमियम, मरकरी, अगर हम इनका ग्राउंड स्टेट देखेंगे, ग्राउंड स्टेट में इसके पास D10 है, इसके पास D10 है, इसके पास D10 है, तो ग्राउंड स्टेट में दीज आर नॉट ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। क्योंकि हमने कहा ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स है जिनके पास D1 से लेके D9 तक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इनमें D ना तो D1 आता है ना तो D9 आता है, इनमें D10 आता है। देयरफॉर ग्राउंड स्टेट में ये ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स नहीं है। ठीक, लेकिन अगर हम इनका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, जिंक जो है वो जिंक 2+ बनाता है, Zn2+ बनाता है। ठीक, जिंक फॉर्म्स Zn2+, जिंक फॉर्म्स Zn2+। ठीक, कैडमियम बनाता है Cd2+, मरकरी बनाता है Hg2+। तो ये जो तीन आयन्स है, अगर हम इनका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, S से 2 निकलेंगे, S से 2 निकलेंगे, S से 2 निकलेंगे, तो यहां से भी बन जाएगा D10, यहां से बन जाएगा D10 और यहां से भी बन जाएगा D10 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक,
तो अगर हम इनका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में D10 आ गए ये, और ग्राउंड स्टेट में ये आ गए D10। तो दोनों सूरत में स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इन ग्राउंड स्टेट दे हैव D10 कॉन्फ़िगरेशन, हेंस दीज आर नॉट कंसिडर्ड प्योर ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स, क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन D1 to 9 नहीं आता है, इनका D10 आता है, ठीक। लेकिन अब हम इनको क्यों पढ़ते हैं, वहां पे क्यों रखते हैं ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स में? क्योंकि बेटा हम इसको इसलिए रखते हैं बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज रिजेंबल टू दोज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ इनकी प्रॉपर्टी मिलती जुलती है, इसीलिए इनको रखा गया है, इनको पढ़ा जाता है ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स के साथ। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो हमने यहां से डिस्कस किया, ठीक। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड क्वेश्चन, अगर हम सेकंड क्वेश्चन की ओर जाएंगे तो ये जो क्वेश्चन है इट इज फ्रॉम लैंथोनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। लैंथोनाइड्स और एक्टिनाइड्स का क्वेश्चन है, ये हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है नेम द मेंबर्स ऑफ द लैंथोनाइड सीरीज विच एग्जिबिट +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले हम देखेंगे कि लैंथोनाइड्स में कौन सा एलिमेंट जो है वो एग्जिबिट करता है +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। हमें +4 बताना है, इसमें कौन सा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है, ठीक। एंड दोज विच एग्जिबिट +2, और लैंथोनाइड्स में +2 कौन से एग्जिबिट करते हैं, +2 वाले भी हमें लिखने हैं लैंथोनाइड्स में, ठीक। पहले हम ये डिस्कस करेंगे। नाउ अब लैंथोनाइड्स में एक एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड सीरियम। सीरियम +4 दिखाता है, और टर्बियम जो है ये +4 दिखाता है। दीज टू एलिमेंट्स शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज सीरियम एंड टर्बियम, ठीक। और जो +2 दिखाते हैं ज्यादातर वो है यूरोपियम Eu2+, और है ये टर्बियम YB2+। दीज आर द टू एलिमेंट्स विच शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक। इन एडिशन टू +3, याद रखना बेटा जो लैंथोनाइड्स है इनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, इनका जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज +3। लेकिन ये ऐसे एलिमेंट जो +4 दिखाते हैं, ऐसे एलिमेंट जो +2 दिखाते हैं। लेकिन अब इसका दूसरा पार्ट है, ट्राई टू कोरिलेट दिस टाइप ऑफ बिहेवियर with the electronic configuration of these elements। इसका कहने का मतलब यह है कि why these elements show +4, ये क्यों +4 दिखाते हैं और ये वाला क्यों +2 दिखाते हैं, इसको कोरिलेट करना आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे आपको एक्सप्लेन करना है why they show +4 and why they show +2। नाउ अगर हम सीरियम जो है सीरियम एलिमेंट जो है, अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे सीरियम का इन ग्राउंड स्टेट, तो सीरियम क्या होता है, सीरियम इज ज़ीनॉन। सीरियम का एटॉमिक नंबर जो बेटा वो है 58, इसका 58 है। तो ज़ीनॉन आपको पता है ये 54 आता है, नोबल गैस है। उसके बाद इसमें आता है 4F1, इसमें आता है 5D1, और इसमें आता है 6S2, ठीक। तो दिस इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीरियम। तो अगर हम देखेंगे ज़ीनॉन के बाद कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें आते हैं 2, इसमें आते हैं 1, इसमें आते हैं 1, ठीक। तो इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन। अगर चारों के चारों इलेक्ट्रॉन -4 इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस हो जाएंगे तो ये बन जाएगा F0, ठीक। तो ज़ीनॉन ये जो सीरियम है, सीरियम 4+ विल बिकम F0, इसका F0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, ठीक ना। उसके बाद अगर हम टर्बियम की बात करेंगे, टर्बियम जो बेटा आता है, टर्बियम में आता है, इसमें भी ज़ीनॉन ही आता है, और इसमें आता है 4F7, इसमें आता है बेटा 4F7, ठीक। और इसमें आता है दिस 5D0 एंड 6S2, ठीक। और टर्बियम की बात करेंगे तो अगर यहां से यहां पे आता है 4D9, यहां से आता है 4D9 आता है यहां पे, और यहां आता है 6S2। तो अगर हम टर्बियम ग्राउंड स्टेट में देखेंगे, इसमें यहां पे इसमें 2, इसमें 9 है। लेकिन अगर टर्बियम 4+ लिखेंगे तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, पहले यहां से निकलेंगे फिर यहां से निकलेंगे, तो यहां से बन जाएगा F7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोथ नाउ सीरियम क्यों 4+ बनाता है, इट इज बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ F0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। टर्बियम क्यों +4 बनाता है, इट इज बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ F7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सीरियम और टर्बियम है, दे शो +4, इट इज बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ F0 एंड F7 रेस्पेक्टिवली, ठीक ना। उसके बाद हम यूरोपियम की बात करेंगे। यूरोपियम जो है अगर हम इसको ग्राउंड स्टेट में देखेंगे, ये बनाता है ज़ीनॉन, ये होता है 4F7, एंड ये होता है बेटा 4F7, ये होता है 5D0
एंड ये होता है 6s2। तो अगर हम देखेंगे आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने से यूरोपियम क्या बनाएगा, यूरोपियम बनाएगा यूरोपियम 2+, और इसका कॉन्फ़िगरेशन रहेगा F7। ठीक, तो F7 इज द स्टेबल हाफ, F7 इज द हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो F7 ये हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसीलिए यूरोपियम जो है ये +2 भी दिखाता है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, सिमिलरली यटरबियम जो है, यटरबियम का ग्राउंड स्टेट अगर हम देखेंगे, यटरबियम जो है इट फॉर्म ज़ीनान, ये ज़ीनान होता है। उसके बाद आता है 4f14 और आता है बेटा 5d0 और आता है 6s2। बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स यटरबियम 2+ एंड यटरबियम 2+ शोज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ F14। तो F14 क्या होता है बेटा, F14 इज फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो इन नटशेल या तो आता है F0 1 2 3 4 5 6 7, तो ये F सबशेल है, या तो आता है F0, F0 इज स्टेबल, वो आता है सीरियम 4+ में। ठीक, या तो आता है बेटा F7, F7 कहां पे आता है, वो आता है टर्बियम 4+ या यटरबियम दिस यूरोपियम 2+, इनमें आता है F7, इसमें भी आता है F7। F7 इज स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें F7 आता है। ठीक, या तो आता है यटरबियम 2+, यटरबियम 2+ में आता है बेटा F14 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, F में 7 ऑर्बिटल है और हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, in nutshell F0, F7 and F14 are stable electronic configuration, therefore these elements show either a +4 oxidation number or a +2 oxidation number. Now moving towards our next question, that is question number 3rd. क्वेश्चन नंबर 3 हम यहां पे एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन है कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स विद दैट ऑफ लैंथेनॉइड्स विद रेफरेंस टू, हमें कंपेयर करना है लैंथेनॉइड्स को किसके साथ, एक्टिनॉइड्स के साथ, किसके रेफरेंस में, विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे डिस्कस करेंगे लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स का, तो मैं लिखूंगा यहां से लैंथेनॉइड्स, ये लैंथेनॉइड्स है बेटा, दीज आर लैंथेनॉइड्स, और यहां से मैं लिखूंगा एक्टिनॉइड्स। ठीक, यहां से मैं लिखूंगा एक्टिनॉइड्स। ठीक, अगर लैंथेनॉइड्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा तो यहां पे आता है ज़ीनान, ज़ीनान आता है, उसके बाद आता है बेटा 4f1 to 14, उसके बाद आता है 5d0 to 1 और उसके बाद आता है 6s2। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लैंथेनॉइड्स। लेकिन अगर हम एक्टिनॉइड्स की बात करेंगे, यहां पे आता है रेडॉन, रेडॉन आता है यहां से, उसके बाद 4f के बदले यहां पे 5f आता है, 5f में अगेन 1 to 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उसके बाद 6d होता है, 6d में 0 to 1 होता है और यहां से आता है 7s, 7s में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, तो दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर लैंथेनॉइड्स एंड दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स मैंने लिखे यहां पे। नाउ अब हमें इनको इनमें कंपेयर करना है कि लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स में क्या डिफरेंस है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहां पे जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो 4f सबशेल में चला जाता है और यहां पे जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एक्टिनॉइड्स में वो 5f सबशेल में चले जाते हैं, यानी कि फिलिंग अकर्स फॉर 4f सबशेल, फिलिंग अकर्स फॉर 5f सबशेल। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड लैंथेनॉइड्स और 4f ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको कहा जाता है 4f ब्लॉक एलिमेंट्स भी इनको कहा जाता है, एंड दीज आर कॉल्ड 5f ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको कहा जाता है 5f ब्लॉक एलिमेंट्स, या इनको कहा जाता है फर्स्ट इनर ट्रांजिशन सीरीज, इनको कहा जाता है सेकंड इनर ट्रांजिशन सीरीज। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है। ऑल्दो इन दोनों में फिलिंग जो होता है वो f सबशेल का ही होता है, लेकिन लैंथेनॉइड्स में 4f सबशेल का होता है और एक्टिनॉइड्स में 5f सबशेल का फिलिंग हो जाता है। ठीक, तो ये पहला था विद रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा हम यहां पे देखेंगे विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के रेस्पेक्ट में हमें इनको इनमें डिफरेंस देखने, इनमें क्या डिफरेंस है। ठीक, नाउ अगर हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, तो ये जो लैंथेनॉइड्स है दे शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3। इनका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ये +3 है। इन एडिशन टू दीज एलिमेंट्स आल्सो शो +4। कुछ एलिमेंट शो करते हैं, फॉर एग्जांपल सीरियम जो है वो +4 शो करता है, या टर्बियम जो है वो +4 शो करता है, और कुछ एलिमेंट्स +2 यानी कि यूरोपियम +2 शो करता है, या यटरबियम जो है वो भी +2 शो करता है इन एडिशन टू +3। लेकिन हम कहेंगे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है लैंथेनॉइड्स
एक्टिनाइड्स का वो +3 है, ठीक। दे डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक, इनका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है। लेकिन अगर हम एक्टिनाइड्स की बात करेंगे, एक्टिनाइड्स जो है इनका भी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3, दिस इज सिमिलरिटी, यहां पे भी +3, यहां पे भी +3, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक। लेकिन अगर हम एक्टिनाइड्स की बात करेंगे बेटा, एक्टिनाइड्स में क्या है कि ये जो पहला हाफ है एक्टिनाइड्स का, उसमें आता है एक्टिनम आता है, उसमें आता है थोरियम आता है, उसमें आता है प्रोएक्टिनियम आता है, उसमें आता है प्लूटोनियम आता है, उसमें आता है अमेरिसियम, उसमें आता है क्यूरियम, ठीक, उसमें आता है यूरेनियम आता है। ये जो एलिमेंट्स है दे शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3, ये +4 भी दिखाते हैं, यहाँ के एलिमेंट +5 भी दिखाते हैं, +6 भी दिखाते हैं, और +7 भी दिखाते हैं, ठीक। तो दीज एलिमेंट्स, ये जो एक्टिनाइड्स है, इन एडिशन टू +3 दे शो +4, +5, +6 एंड +7, यानी कि दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक। ये वाले जो है ये दिखाते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ठीक। ये जो लेंथोनाइड्स है, लेंथोनाइड्स डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, लेंथोनाइड्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो नहीं करते हैं, लेकिन एक्टिनाइड्स जो है दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ठीक। व्हाई दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? इट इज बिकॉज यहां पे जो 5F है, यहां पे 6D है, यहां पे 7H जो है, इनमें स्मॉल एनर्जी डिफरेंस है। इट इज बिकॉज स्मॉल एनर्जी डिफरेंस, स्मॉल एनर्जी गैप, ठीक, किसके बीच में? बिटवीन 5F, बिटवीन 6D एंड बिटवीन 7F सब शेल्स, ठीक, इनके बीच में स्मॉल एनर्जी गैप है, दैट इज व्हाई दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। लेकिन ये जो लेंथोनाइड्स है दे डू नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं, ठीक। तो दिस वाज आवर अनदर क्वेश्चन, लेंथोनाइड्स और एक्टिनाइड्स का। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, हमारा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, डिस्क्राइब द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट की हमें प्रिपरेशन डिस्कस करनी है। कहाँ से डिस्कस करनी है? तो ये जो क्रोमाइट ओर से हमें इसका प्रिपरेशन डिस्कस करना है, इस पोटेशियम डाइक्रोमेट का। तो इसका हम प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे। इसका प्रिपरेशन बहुत ही ईजी है, उतना टफ नहीं है। तो इसमें क्या किया जाता है, इसका जो प्रिपरेशन जो है वो फेरोक्रोम से किया जाता है या क्रोम आयरन से किया जाता है, ठीक। एंड दिस इज फ्यूज्ड विद सोडियम कार्बोनेट एंड ऑक्सीजन, ठीक। नाउ प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी कि हमें K2Cr2O7 का प्रिपरेशन करना है, ठीक। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग पीएच। अगर हम पीएच इंक्रीज करेंगे ऑन द सॉल्यूशन पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको क्या हो जाएगा वो चीज भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हम यहाँ पे स्लाइड ऐड करेंगे, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है उसको ऑब्टेन किया जाता है क्रोमाइट ओर से इसको ऑब्टेन किया जाता है। क्रोमाइट ओर जो होता है दैट इज FeOCr2O3, या इसको लिखा जाता है FeCr2O4। दिस इज कॉल्ड क्रोमाइट ओर, या दिस इज कॉल्ड क्रोम आयरन, इसको कहा जाता है क्रोम आयरन, या इसको कहा जाता है क्रोमाइट ओर, या इसको कहा जाता है फेरोक्रोम, या दिस इज आल्सो कॉल्ड फेरोक्रोम, इसको फेरोक्रोम भी कहा जाता है, ठीक। नाउ इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम? तो नंबर वन ये जो फेरोक्रोम जो है FeCr2O4, दिस इज फ्यूज्ड विद सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट, ठीक। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट को फ्यूज किया जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। तो यहां से क्या बन जाता है? यहां से बन जाता है सोडियम क्रोमेट। तो यहां से बन जाता है Na2CrO4, दिस कॉल्ड सोडियम क्रोमेट, ठीक। ये सोडियम क्रोमेट बन जाता है यहां हमें, ठीक। क्रोम आयरन या क्रोमाइट ओर या फेरोक्रोम इज फ्यूज्ड विद सोडियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव सोडियम क्रोमेट। तो यहां से सोडियम क्रोमेट बन जाता है, प्लस बाकी बाई प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, आयरन ऑक्साइड बन जाता है, या कोई और कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज हो जाता है, वो बाकी बाई प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। लेकिन हमारा मेन कंपाउंड जो है सोडियम क्रोमेट, ठीक। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पोटेशियम डाइक्रोमेट। नाउ दिस, ये पहला स्टेप है। दिस सोडियम क्रोमेट, ये जो है Na2CrO4 जो है, इसको क्या किया जाता है? इसको H2SO4 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट किया जाता है, एसिडिफाई किया जाता है सोडियम क्रोमेट को। ना सोडियम क्रोमेट जब इसको H2SO4 के साथ ट्रीट किया जाता है, इट चेंज इनटू सोडियम डाइक्रोमेट, ये बनाता है Na2Cr
सोडियम Na2Cr2O7, ये बनाता है सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक। इट फॉर्म सोडियम डाइक्रोमेट, इट फॉर्म सोडियम डाइक्रोमेट, Na2Cr2O7, ये बनाता है सोडियम डाइक्रोमेट, ठीक। नाउ अब उसके बाद क्या होता है कि देखो मुझे यहां से सोडियम डाइक्रोमेट मिला, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पोटेशियम डाइक्रोमेट, मुझे चाहिए K2Cr2O7, ठीक। तो अब डिफरेंस यहाँ केटाइन का है, सोडियम यहाँ पे है, मेरे पास यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ मुझे आना चाहिए पोटेशियम। नाउ सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 इज ट्रीटेड विद कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ KCl, एक्वियस KCl के साथ ट्रीट किया जाता है, यहाँ से केटाइन एक्सचेंज हो जाता है, सोडियम इज रिप्लेस्ड बाय पोटेशियम, तो यहाँ से बन जाता है K2Cr2O7, ठीक। K2Cr2O7 बन जाता है एंड दिस इज कॉल्ड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये पोटेशियम डाइक्रोमेट बन गया और ये ऑरेंज रेड कलर्ड क्रिस्टल्स बन जाते हैं, ऑरेंज रेड कलर्ड क्रिस्टल्स बन जाते हैं, रेड कलर्ड, ठीक। ऑरेंज रेड कलर का कंपाउंड होता है, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट बन जाता है वहां से, ठीक। नाउ अब दूसरा हमारा ये इसमें ये क्वेश्चन था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग पीएच ऑन पोटेशियम डाइक्रोमेट। याद रखना बेटा, K2Cr2O7 जो है, अगर हम पीएच इंक्रीज करेंगे, यानी कि अगर हम इसको बेसिक मीडियम डालेंगे OH-, ठीक, तो इसका कलर होता है ऑरेंज कलर होता है, ये ऑरेंज रेड कलर का होता है, ठीक। अगर हम इसको पीएच इंक्रीज करेंगे, यानी कि हम पीएच बढ़ाएंगे, हम बेसिक मीडियम बनाएंगे यहां से, तो पीएच इंक्रीज करने से ये क्या बनाता है, ये बनाता है पोटेशियम क्रोमेट K2Cr2O4, ठीक। दिस वाज डाइक्रोमेट, ये डाइक्रोमेट था, ठीक, और इसने बनाया पोटेशियम क्रोमेट, इसने बनाया क्रोमेट, ठीक, क्रोमेट इसने बनाया, ठीक। लेकिन अगर हम इस सॉल्यूशन को वापस पीएच कम करेंगे, तो मैंने पीएच इंक्रीज किया, OH नेगेटिव मैंने ऐड किया, यानी अल्कली मैंने ऐड किया, अगर पीएच कम करेंगे, यानी कि अगर हम इसको एसिडिफाई करेंगे, यहां पे वापस बन जाता है पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन Cr2O7 2- और यहां से OH- डालेंगे तो ये बन जाता है Cr2O4 2-, अगर वापस H+ डालेंगे तो ये सॉल्यूशन बन जाता है। एंड और हमें ये कैसे पता चलता है, देयर इज कलर चेंज, ठीक। तो ये वाला जो है ये ऑरेंज रेड का होता है और ये वाला जो है ये ग्रीन कलर का होता है। दिस कंपाउंड इज दिस इज येलो, ये येलो कलर का होता है, ये येलो कलर का कंपाउंड बन जाता है यहां से। देयर इज कलर चेंज, कलर चेंज से हमें पता चलता है कि दिस ऑरेंज पोटेशियम डाइक्रोमेट हैज चेंज्ड इनटू पोटेशियम क्रोमेट, ठीक। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग पीएच। तो हमने पहले इंक्रीज किया पीएच तो ये बन गया, उसके बाद डिक्रीज किया यानी कि एसिडिक मीडियम बनाया तो वापस बन गया हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक। दिस वाज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ हमारा और एक क्वेश्चन है, इन व्हाट वे इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नॉन ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। तो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स कैसे डिफरेंट है फ्रॉम नॉन ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स, ठीक। अब अगर आपको याद होगा बेटा, ये जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स है, तो यहां से मैं लिखूंगा ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स, और यहां से हम लिखेंगे नॉन ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स, नॉन ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स, ठीक। तो डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है कि ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स में जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वो d सबशेल में होता है। तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है n-1 d 1 to 10 और होता है ns 1 to 2। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होता है यहाँ पे ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स में वो होता है इस d सबशेल में होता है। तो यहां मैंने लिखा d 1 to 10। लेकिन अगर हम नॉन ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स की ओर देखेंगे तो उनमें जो d सबशेल होता है या तो होता ही नहीं है और इट इज कंप्लीटली फिल्ड, आइदर इट इज कंप्लीटली फिल्ड और इट इज एब्सेंट इन केस ऑफ नॉन ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स। या तो ऐसे होगा n-1 d 10 होगा यहां से, ns2 np 1 to 6, दीज आर नॉन ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स, ठीक। या तो होगा n-1, या तो यहां पे d जो है वो तो एब्सेंट होगा, या तो एब्सेंट होगा और हम लिखेंगे या तो एब्सेंट है और इट इज कंप्लीटली फिल्ड, इट इज कंप्लीटली फिल्ड, ठीक।
it is completely filled. But this is the difference between in case of in electronic configuration in case of transition and non-transition metal. फिर से मैं बता रहा हूँ बेटा, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स में जो होता है वो इनकम्प्लीट डी सबशेल होता है, इनकम्प्लीट डी सबशेल होता है, और इनका कॉन्फ़िगरेशन है n-1 d1 to 10, ठीक। लेकिन जो नॉन ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स होता है, ठीक, या तो इनमें डी सबशेल एब्सेंट होगा, या तो वो एब्सेंट या तो होगा ही नहीं, ठीक, और देयर इज कंप्लीटली फिल्ड डी सबशेल, या तो कंप्लीटली फिल्ड होगा, यानी कि उनमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑलरेडी फिल्ड होगा. दिस इज द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिटवीन ट्रांजिशन एंड नॉन ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम मूव करेंगे. हमें अब एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन गिविंग रीजंस, हमें रीजन देने हैं इन क्वेश्चंस के. नंबर 1, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स, transition metals and many of their compounds show पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट जो है और इनके जो कंपाउंड्स है, बहुत सारे कंपाउंड्स है, दे शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. इनका मैग्नेटिक मोमेंट होता है, इनका पैरामैग्नेटिज्म होता है. ठीक, व्हाई दे आर पैरामैग्नेटिक? इसका रीजन यही है कि बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. दैट इज व्हाई दे शो पैरामैग्नेटिज्म, दे शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. ठीक, इट इज बिकॉज ऑफ देयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं. तो नंबर वन. नंबर टू, द एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स आर हाई. गौर से सुनिएगा बेटा. देखो, अब एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन हमें डिस्कस करना है यहां पे. ठीक, अब एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन जो है, इट इज रिलेटेड टू मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो. ठीक, तो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन क्या होता है कि एंथैल्पी रिक्वायर्ड, यानी कि हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द मेटल लैटिस इनटू वेपर फेज. ठीक, तो मेटल असल में हमारे पास जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स होते हैं, तो एड स्लाइड करेंगे हम. तो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट जो होते हैं, इनमें एटम्स होते हैं. ठीक, एटम्स होते हैं. एटम्स के बीच में बॉन्ड होता है, और ये जो बॉन्ड होता है ये मेटालिक बॉन्ड होता है. ठीक, इनमें मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है. ठीक, नाउ एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन मींस एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड सो एज टू कन्वर्ट इनटू इट्स फ्री स्टेट. ठीक, हमें फ्री एटम चाहिए यहां से. फ्री एटम जब मुझे मिलेगा तो तब तक मुझे जितनी एनर्जी लगेगी उसको मैं कहूंगा एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन. नाउ ये जो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ मेटल बॉन्ड. ठीक, तो इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, जो यहां पे बॉन्ड है. ठीक, तो एंथैल मैं लिखूंगा एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन. एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन जो है, एटॉमाइजेशन, it depends, it is directly proportional strength of metallic bond. ठीक, ये मेटालिक बॉन्ड पे स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ जो इस पे डिपेंड करता है. ठीक, ना अब मेटालिक बॉन्ड जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? ठीक, अब ये इंपॉर्टेंट है. ठीक, मेटालिक बॉन्ड जो है, मेटालिक बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक, तो मेटालिक बॉन्ड डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा, क्योंकि उतनी डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगी. ठीक, तो दिस strength of metallic bond is, मैं इसको यहां से लिखूंगा, this is directly proportional to number of unpaired electrons. जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग. ठीक, और ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, these are directly proportional डीलोकलाइजेशन, यानी कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा डीलोकलाइजेशन होगा, उतना ज्यादा स्ट्रांग मेटालिक बॉन्ड होगा, उतनी ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन होगी. यानी कि अगर ये बॉन्ड स्ट्रांग होगा, इसको ज्यादा एनर्जी लग जाएगी ब्रेक करने में, इसको ज्यादा एनर्जी लग जाएगी इस एटम को फ्री स्टेट में लाने के लिए. ठीक, तो ये जो बॉन्ड है, ये किस पे, इसकी स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है? मेटालिक बॉन्ड पे. मेटालिक बॉन्ड किस पे डिपेंड करता है? दैट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वहां पे डीलोकलाइजेशन ज्यादा है. एंड इसके साथ साथ अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है. दीज आर इंटररिलेटेड, दीज टर्म्स आर इंटररिलेटेड. तो मैं कहूंगा ये जो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन है, इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड. मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगी. इन नटसेल हम कहेंगे अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा, क्योंकि वो बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्गर होगा, उसको ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल होगा. ठीक, now this was our first question, that is the enthalpy atomization of transition metals are high because they have very high number of unpaired electrons. इनके पास high number of unpaired electrons होते हैं. तो unpaired electrons ज्यादा होंगे तो वहां पे मेटल बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तो enthalpy of atomization भी स्ट्रॉन्गर होगी. ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है. ठीक, now
उसके बाद और एक चीज है, द ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन मेटल जनरली फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, ये ज्यादातर कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक। तो आपको पता होना चाहिए बेटा, ये जो कलर है, मैं ऐड करूंगा स्लाइड यहाँ पे, ये जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स है इन फ्री स्टेट दे डू नॉट शो कलर। ये जो आयंस होते हैं ट्रांजिशन मेटल आयंस इन फ्री स्टेट, यानी कि जब इनके पास कोई लिगेंड अटैच नहीं होता, दे डू नॉट शो कलर, ये कलर नहीं शो करते। लेकिन जब ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक, तो इनके पास जो डी ऑर्बिटल होते हैं, दिस नो लॉन्गर रिमेन्स डिजेनरेट, ये डिजेनरेट नहीं होता है। इट स्प्लिट्स इनटू लोअर एनर्जी T2G इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड हायर एनर्जी EG, ये T2G में स्प्लिट हो जाते हैं, ये EG में स्प्लिट हो जाते हैं, ठीक। नाउ अगर इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी में चला जाएगा, वो हायर एनर्जी में नहीं चला जाएगा। नाउ जब इस पे लाइट पड़ जाती है, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है हायर एनर्जी ऑर्बिटल में, और ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है पे, इट इमिट्स लाइट इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। जब इसने एनर्जी HNU एब्जॉर्ब किया, ये HNU डैश इमिट करता है इन द विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम के विब गायर में ये इमिट करता है, VIBGYOR, ठीक। विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम में इमिट करता है, एंड द सबस्टेंस अपीयर्स कलर्ड, ये जो सबस्टेंस है इट शोज कलर, ठीक। तो कलर इज बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन होती है, यानी कि एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होती है। डी एक्साइटेशन के दौरान वो एनर्जी इमिट करते हैं इन द विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, एंड हेंस दे शो कलर, दे अपीयर कलर्ड। नाउ उसके बाद और एक चीज है, ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स एंड देयर मेनी कंपाउंड एक्ट एज कैटलिस्ट। ये जो ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स है, ये कैटलिस्ट एक्ट करते हैं, ठीक। व्हाई दे एक्ट एज कैटलिस्ट? तो रीजन एक ही है कि इनमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक। दे हैव एम्प्टी ऑर्बिटल्स, ठीक, दे हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स, या हम कहेंगे इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। दे प्रोवाइड सरफेस, ठीक। जब इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये अपनी सरफेस प्रोवाइड करते हैं फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन, अपने सरफेस को प्रोवाइड करते हैं। दैट इज द रीजन दे एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ देयर एम्प्टी ऑर्बिटल नेचर, जो इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो या वैकेंट ऑर्बिटल, उसकी वजह से ये कैटलिस्ट एक्ट करते हैं, ठीक। तो दिस वाज और वन मोर क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन था हमारा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा है, दैट इज व्हाट इज लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या है, एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो हम देखेंगे लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस, इसके कॉज क्या है और इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है इस लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन के, ठीक। नाउ लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन लेंथेनॉइड एलिमेंट्स में होते हैं, ठीक। अब व्हाट इज लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, तो हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। अब यहां से मैं लिखूंगा साइज, दिस इज साइज इन पिकोमीटर्स, और ये वाला जो यहां से दिस इज एटॉमिक नंबर, यहां से मैं लिखूंगा एटॉमिक नंबर, ठीक। यहां से एटॉमिक नंबर, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट्स है, हमारे पास एलिमेंट जो है वो लेंथेनम से स्टार्ट होते हैं और उसके बाद ल्यूटीशियम पे खत्म होते हैं, ठीक। तो लेंथेनम 57 है और ल्यूटीशियम जो है दिस इज 71, ठीक। एक सीरीज में आते हैं लेंथेनम, सीरियम, प्रेसियोडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमिथियम, समारियम, यूरोपियम, गैडोलियम, ऐसे एलिमेंट्स है हमारे लेंथेनॉइड सीरीज में, ठीक। नाउ अब लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या होता है? लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन इज ए प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटीशियम। लेंथेनम से लेके ल्यूटीशियम तक जो साइज का डिक्रीज होता है, प्रोग्रेसिव साइज का डिक्रीज होता है, दिस इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। अगेन आई एम टेलिंग द प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द साइज ऑफ लेंथेनॉइड एलिमेंट्स फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटीशियम विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, दिस इज कॉल्ड लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। इस चीज को कहा जाता है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, ठीक। नाउ उसके बाद व्हाट द कॉज, इसका कॉज क्या है, लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन का कॉज क्या है? तो बेटा हम कॉज बता देंगे, ठीक। नाउ ऐसा क्यों होता है, व्हाई द साइज रेगुलरली डिक्रीजेस? तो अगर हम देखेंगे लेंथेनॉइड्स में जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज ज़ीनॉन, उसके बाद 4f1 to 14, उसके बाद 5d 0 to 1 एंड इट इज 6s2, ठीक। Now why there is progressive decrease? अब progressive decrease क्यों है? क्योंकि 4f सबशेल जो है इनमें
इट हैज ए वीकर शील्डिंग इफेक्ट बिकॉज ऑफ द इम्प्रॉपर शील्डिंग। तो इसमें इम्प्रॉपर शील्डिंग इफेक्ट है, या और मैं कहूंगा बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग इफेक्ट, पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f सब शेल। तो 4f जो है इसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, एज इफ इट इज नॉट देयर, इसका शील्डिंग इफेक्ट बहुत ही कम है, हम मान के चलेंगे प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक। तो जो ही यहां से लैंथेनम से ल्यूटिशियम तक हम जाते हैं, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन्स वो इंक्रीज होता है, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, हेंस साइज प्रोग्रेसिव डिक्रीज, साइज प्रोग्रेसिवली क्या होता है वो डिक्रीज होता है। तो हम कहेंगे इम्प्रॉपर शील्डिंग या पुअर शील्डिंग ऑफ एफ सब शेल इज द कॉज फॉर द लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, ठीक। नाउ उसके बाद व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, व्हाट आर इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है वो चीज हम यहां पे बता देंगे, ठीक। नंबर 1 कॉन्सिक्वेंस जो इसका है दैट इज similarity in the size, similarity in the size of 4D and 5D elements। 4D elements और 5D element जो है बेटा इनका सिमिलर साइज होता है, ठीक। नाउ व्हाट आर 4D, तो 4D एलिमेंट जो है उसमें आता है यट्रियम आता है, जिरकोनियम आता है, नियोबियम आता है, ठीक, मोलिब्डेनम आता है, टेक्नीशियम आता है, रुथेनियम आता है, और 5D सीरीज जो है वो आता है लैंथेनम आता है, हैफनम आता है, टेंटनम आता है, टंगस्टन आता है, इसी तरह ऑस्मियम आता है, इरिडियम आता है। नाउ अब ये 4D सीरीज है और ये वाली जो है ये 5D सीरीज है, ठीक। तो इन यहां पे जो एलिमेंट्स है, तो पहला कॉन्सिक्वेंस इस लैंथेनाइड कंट्रैक्शन का है सिमिलरिटी इन द साइज ऑफ 4D एंड 5D एलिमेंट्स। तो 4D और 5D जिरकोनियम एंड हैफनियम का साइज ऑलमोस्ट बराबर रहता है। नियोबियम एंड टेंटलम जो है, नियोबियम और टेंटलम जो है, नियोबियम और टेंटलम का साइज जो है दैट इज ऑलमोस्ट सिमिलर, इट इज बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन से क्या होता है, 4D और 5D का साइज जो है वो ऑलमोस्ट बराबर रह जाता है। इट इज द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, ठीक। नाउ सेकंड कॉन्सिक्वेंस जो इसका है दैट इज इफेक्ट ऑन द बेसिक स्ट्रेंथ, इंपॉर्टेंट, इफेक्ट ऑन बेसिक स्ट्रेंथ, इफेक्ट ऑन बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ता है, इफेक्ट ऑन बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक। नाउ अगर हम देखेंगे लैंथेनाइड जो बेस बनाएगा वो बनाएगा लैंथेनम हाइड्रोक्साइड, ठीक। सिमिलरली यहां से बनाएगा ल्यूटिशियम जो है वो बनाएगा LuOH होल थ्राइस, या मैं दूसरा बनाऊंगा लैंथेनम के बाद सीरियम आएगा CeOH होल थ्राइस, सीरियम बनाएगा, ठीक। नाउ बेसिक स्ट्रेंथ के पे क्या इफेक्ट पड़ जाएगा, सिंस जब हम यहां से यहां तक जाते हैं साइज डिक्रीज होता है, साइज डिक्रीज, यहां पे हम लैंथेनम 3 पॉजिटिव लेंगे और यहां से ल्यूटिशियम 3 पॉजिटिव लेंगे बिकॉज देयर इज लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। फ्रॉम लैंथेनम टू ल्यूटिशियम साइज डिक्रीजेस। अगर साइज डिक्रीज होता है, ठीक, तो इसमें क्या होगा फिर, ठीक, इसमें पोलराइजिंग पावर कैटायन का इंक्रीज होगा, ठीक। तो इस वाले इसका साइज कम है, इसका साइज कम है, इसका साइज जो है लैंथेनम 3 वो साइज बड़ा है, तो इसका साइज कम है, इसका पोलराइजिंग पावर जो है वो ज्यादा होगा। पोलराइजिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर, वो कोवेलेंट कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम कहेंगे लैंथेनम हाइड्रोक्साइड इज ए कोवेलेंट, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, व्हाइल एज दिस lanthanum lutetium is a covalent compound while as lanthanum hydroxide is an ionic compound। और हमें पता है ionic compound easily dissociate हो जाते हैं, तो इसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो ज्यादा होगा, while जो बेसिक कैरेक्टर इसका होगा वो कम है। तो हम कहेंगे बेसिक कैरेक्टर ऑफ दिस lanthanum hydroxide decreases from lanthanum to lutetium, it is because of increase in the covalent character, इनका covalent character increase हो गया। फिर से मैं बता रहा हूं बेटा, देखो lanthanum hydroxide से lutetium hydroxide तक covalent कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हुआ, ठीक। क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि यहां पे ल्यूटिशियम 3+ है, इसका साइज छोटा होगा बिकॉज ऑफ लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, ठीक, प्रोग्रेसिव डिग्री जो अभी हुआ, जो अभी मैंने समझाया ना, इसका साइज कम है, इसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोलराइजेशन, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोवेलेंट कैरेक्टर, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसका ज्यादा है, देयरफॉर इट इज नॉट बेसिक, इसकी बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। अगर इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम होगा, तो इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर इसका आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो देयरफॉर
देयरफॉर दिस विल बी द स्ट्रॉन्गर बेस, ये एक स्ट्रॉन्गर बेस होगी, ठीक। तो ये स्ट्रॉन्गर बेस है, ये वाला वीकर बेस होगा। तो लैंथेनम हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्गर बेस, इट इज ए स्ट्रॉन्गर बेस, basis strength decreases while a lutetium hydroxide is a weaker base, ठीक, ये एक weaker base होगा। Now moving towards next question की ओर मूव करेंगे हम। तो वो है why are Mn2 compounds more stable than Fe2 towards oxidation to their +3, यानी कि Mn2 प्लस क्यों नहीं Mn3 प्लस में कन्वर्ट होता है, while as Fe2 प्लस जो है वो इजीली Fe3 प्लस में कन्वर्ट होता है, ये नहीं होता है, ये होता है। रीजन इसका ये है कि मैग्नीज 2 प्लस जो है, सिंस मैग्नीज है D5S2 तो इसका होता है 3D5S0, इसका आएगा D5। तो D5 जो है इट इज हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 4 5, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, या हाफ filled electronic configuration. This is stable electronic configuration, therefore this is reluctant to go from +2 to +3, ये already stable है, तो stable half filled configuration। लेकिन अगर हम Fe3 पॉजिटिव की बात करेंगे, Fe2 प्लस होता है D6S0 configuration, लेकिन ये वाला होता है D5, ठीक। तो D5 is stable electronic configuration, again D5 is stable electronic configuration 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। ये जो आयरन 3 पॉजिटिव है, आयरन 3 पॉजिटिव में D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, देयरफॉर आयरन जो है दैट टेंड्स टू गो फ्रॉम +2 टू +3, वो +3 में जाना पसंद करता है, व्हाइल एज मैग्नीज जो है इसका +2 स्टेबल है, ये +3 में जाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि मैग्नीज 2 प्लस स्टेबल, इट हैज D5 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। Now moving towards next question, what are interstitial compounds, ठीक। एक शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो interstitial compounds क्या होते हैं, तो पहले मैं ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट बनाऊंगा, दिस इज द ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट, ये ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट है, ठीक। तो ये एटम्स हैं, मैंने बड़े बड़े बनाए एटम्स, ठीक। तो एटम जो है इनके बीच में कभी कभी छोटे एटम्स, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन या कार्बन या नाइट्रोजन, ठीक, ये एटम जो है ये यहाँ पे इन लेटिस साइट्स में या इंटरस्टिशियल साइट्स में इनको कहूंगा वॉइड्स, ठीक। तो वॉइड्स या इंटरस्टिशियल साइट्स या इनको हम कहेंगे एम्प्टी स्पेसेस, ठीक, एम्प्टी स्पेसेस। तो पैकिंग जो होती है वो 100% कभी नहीं होती है, इसमें कुछ स्पेसेस रह जाते हैं, दिस स्पेसेस आर कॉल्ड वॉइड्स, दिस स्पेसेस आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल साइट्स, या दिस स्पेसेस आर कॉल्ड एम्प्टी स्पेसेस, ठीक। नाउ व्हाट आर interstitial compounds? Interstitial compounds are those compounds in which small atoms like hydrogen, carbon, nitrogen, ठीक, occupy interstitial sites, यानी कि empty spaces in these elements, किन elements में, transition metal elements में, ठीक। तो and these elements form bonds with these atoms, ये इन atoms के साथ bond बनाते हैं, ठीक। and such compounds are called interstitial compounds, इन compounds को कहा जाता है interstitial compound। for example आयरन जो है, आयरन के बीच में फंस जाता है, आयरन के बीच में फंस जाता है कार्बन, ठीक। तो कार्बन जो है वो छोटा एटम है, वो आयरन एटम्स के बीच में फंस गया, ठीक। या वेनेडियम जो है उनके बीच में हाइड्रोजन फंस गया 0.56, या टाइटेनियम जो है उनके बीच में कार्बन फंस गया, टाइटेनियम मेटल है उसके बीच में कार्बन आ गया, इसके स्पेस में कार्बन, तो बन गया टाइटेनियम का इंटरस्टिशियल कंपाउंड। वेनेडियम के बीच में हाइड्रोजन आ गया, बन गया वेनेडियम का इंटरस्टिशियल कंपाउंड। या मैग्नीज जो है, मैग्नीज के बीच में फंस गया नाइट्रोजन, तो बन गया मैग्नीज का इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ठीक। अब ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स है ये नॉन स्टेशियोमेट्रिक होते हैं, ठीक। तो नॉन स्टेशियोमेट्रिक होते हैं एंड दिस आर नाइदर आयनिक नॉर कोवेलेंट, ना तो ये आयनिक होते हैं ना तो कोवेलेंट होते हैं, इनका मिडवे प्रॉपर्टी होता है, ठीक। तो दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, ठीक। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर्ड इन द एक्वियस सॉल्यूशन, सिंस दीज आर ऑल ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स, ये ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स है बेटा, इनमें हमें बताना है कलर कौन शो करेगा और कलर कौन नहीं शो करेगा। तो कलर के लिए, कलर शो करने के लिए बेटा हमें कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए D1 to 9, ठीक। तो या तो एक इलेक्ट्रॉन होने चाहिए मिनिमम, या तो मैक्सिमम 9 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर D0 होगा
या और अगर D10 होगा, सच आयन्स आर कलरलेस, ऐसे आयन जो होंगे वो कलरलेस होंगे, वो कोई कलर शो नहीं करेंगे। लेकिन D1 to 9 अगर होगा कॉन्फ़िगरेशन, दोज आर कलर्ड। तो पहला हम स्टार्ट करेंगे टाइटेनियम 3+, ठीक। तो टाइटेनियम जो है, स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम 22 है, 22 का मतलब है D2S2, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो वो बन जाएगा D1। तो टाइटेनियम प्लस जो है इट इज D1, इसका तो D1 आ गया, तो D1 to D9 है तो कलर्ड है, तो दिस इज कलर्ड। तो ये वाला जो है दिस इज कलर्ड कंपाउंड, ये कलर्ड कंपाउंड है। नंबर 1 वेनेडियम 3+, वेनेडियम 3+ जो है स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, तो 23 होता है, तो इसका मतलब है ये है D3S2, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, ठीक। तो ये D3S2 है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे यहां से तो बन जाएगा ये तीन इलेक्ट्रॉन निकले, यहां से 2, यहां से 1, तो यहां से बन जाएगा D2। तो यहां पे D2 कॉन्फ़िगरेशन आ गया, देयरफॉर दिस इज आल्सो कलर्ड, क्योंकि इसमें D2 आ गया। चाहे D1 हो, चाहे D2 हो, 3 हो, 4 हो, 9 तक अगर होगा तो वो सारे के सारे कलर्ड होंगे, ठीक। 2 आयन्स फिलहाल हमारे कलर्ड आ गए, ठीक ना। उसके बाद हमारा और एक है कॉपर प्लस, ठीक। कॉपर जो बेटा है, कॉपर जो है कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, तो यहां मैं लिखूंगा कॉपर का एटॉमिक नंबर जो है वो 29 है। कॉपर 29 मीन्स 3D10 4S1, दिस अनयूजुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन हमें बनाना है कॉपर प्लस का आएगा 3D10 और 4S0, तो इसमें क्या आ गया, इसमें D10 कॉन्फ़िगरेशन आ गया। तो कॉपर प्लस का आ रहा है D10 कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका आ रहा है D10 कॉन्फ़िगरेशन। तो D10 का मतलब क्या है, D10 होगा कलरलेस, देयरफॉर दिस कॉपर प्लस इज कलरलेस, ये कलरलेस बन जाएगा, ये कलर्ड नहीं होगा, दिस इज कलरलेस आयन, ठीक ना। उसके बाद स्कैंडियम 3+, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे स्कैंडियम 3+, स्लाइड हम ऐड करेंगे। स्कैंडियम 3+ जो है, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, तो 21 का मतलब होता है D1S2, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये बन जाएगा D0। तो D0 जो होता है वो कलरलेस होता है, दिस इज कलरलेस, हमने अभी देखा ये कलरलेस होगा, ठीक। नाउ उसके बाद हम मैग्नीज 2+, आयरन 3+ और कोबाल्ट 2+, ठीक। मैग्नीज हम देखेंगे मैग्नीज 2+, नाउ मैग्नीज 2+ जो है, मैग्नीज जो है वो 25 है, 25 का मतलब होता है D5S2, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो मैग्नीज 2+ बन जाएगा D5, तो D5 है तो कलर्ड है, तो हमने पहले ही कहा D1 to 9 जो है वो कलर्ड है, ठीक ना। उसके बाद आयरन 3+ जो है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा, आयरन 26 होता है, तो ये आएगा D6S2, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये बन जाएगा D5। D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर होगी तो वो कलर्ड होगा, अगेन क्योंकि हमने कहा कि D1 से लेकर D9 तक है, दे शो कलर, वो कलर शो करेंगे। नाउ द लास्ट इज कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट जो होता है वो 27 होता है, इट इज D7S2, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालेंगे तो कोबाल्ट बन जाएगा D7 फिर से आ गया D1 to 9 में, तो दिस इज कलर्ड, ये वाला जो आयन है ये कलर्ड बन जाएगा, ठीक। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इनमें से ये जो क्वेश्चन हमारा था, तो इनमें से कौन सा कलर नहीं दिखाएगा या कौन सा दिखाएगा, तो कॉपर 2+ और स्कैंडियम 3+ जो है दीज आर कलरलेस, ये कलरलेस होंगे, बाकी जो हमने देखिए बाकी सारे कलर्ड आयन्स आ गए। नाउ उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कैलकुलेट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉलोइंग गैसियस आयन्स। तो ये जो आयन्स है हमारे पास, इनमें हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए बेटा हमारे पास हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। तो पहला एलिमेंट जो हमारे पास है दैट इज मैग्नीज 3+। तो मैग्नीज 3+ में हमने देखते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो मैग्नीज जो है, मैग्नीज इन ग्राउंड स्टेट 25 होता है, इसका होता है D5 3D5 और 4S2, लेकिन मेरे पास मैग्नीज 3+ है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, एक यहां से 2 यहां से, तो ये बन जाएगा 3D4, 3D3 बन जाएगा।
D5S2, सॉरी D5S2, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 3D4 बन जाएगा, ठीक। तो 3D4 है तो दिस कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक, तो D4 आएगा तो यहां से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, तो N इज इक्वल टू 4, इसमें 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक, नंबर 1। नंबर 2 हमारा क्रोमियम 3+ है, तो क्रोमियम जो है, क्रोमियम 24 है, इसका आता है बेटा 3D5 4S1, लेकिन मेरे पास क्रोमियम 3+ है। क्रोमियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3D, यहां से 3 निकालने, एक यहां से निकलेगा, 2 यहां से निकलेंगे, वो आएगा 3D3। नाउ 3D3 आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3, इसमें N इज इक्वल टू 3 है, इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। उसके बाद वेनेडियम 3+ एंड टाइटेनियम 3+, तो वेनेडियम 3+ जो है मैं यहां लिखूंगा वेनेडियम 3+, वेनेडियम जो होता है वो 22 होता है, 22 वेनेडियम 22 जो है दैट इज 3D2 4S2, लेकिन मेरे पास वेनेडियम 3+ है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 यहां से निकलेंगे, एक यहां से निकलेगा, वो बन जाएगा 3D1 बन जाएगा। तो 3D1 के लिए ऐसे 1 2 3 4 5, यहां पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दिस इज अगेन पैरामैग्नेटिक, इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, ठीक ना। उसके बाद टाइटेनियम 3+ हमारे पास और एक है टाइटेनियम 3+, टाइटेनियम जो है इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 22 है, स्कैंडियम टाइटेनियम दैट इज 3D2 4S2, लेकिन मेरे पास टाइटेनियम 3+ है, यहां से एक 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो यहाँ ये बन जाएगा 3D1, ये 3D1 बन जाएगा, तो यहाँ पे एक ही D इलेक्ट्रॉन रहेगा, हेंस दिस इज आल्सो पैरामैग्नेटिक। लेकिन इसके साथ हमारा और एक क्वेश्चन रिलेट था, आउट ऑफ दिस विच वन इज द मोस्ट स्टेबल इन एक्वियस सॉल्यूशन, एक्वियस सॉल्यूशन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है इनमें, ठीक, बता सकते हो बेटा आप? Can you tell me which is the most stable ion is the aqueous solution? गौर से देखो बेटा, यहां पे सीधे मैं जाऊंगा इस आयन पे, क्रोमियम +3 जो है, क्रोमियम +3 का कॉन्फ़िगरेशन आ गया D3 कॉन्फ़िगरेशन। सिंस ये जो ऑर्बिटल्स है दे स्प्लिट इनटू T2G, ये स्प्लिट होते हैं T2G, EG एंड T2G, ठीक। तो T2G लोअर एनर्जी होता है और EG हायर एनर्जी होता है। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स है ये T2G में चले जाएंगे और इसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा, इस क्रोमियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ T2G, वो बन जाएगा T2G3। T2G3 इज द हाफ फिल्ड, दिस इज द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देयरफॉर ये जो आयन है हमारा Cr3+, इट विल बी द मोस्ट स्टेबल आयन इन द एक्वियस मीडियम बिकॉज इट हैज हाफ फिल्ड T2G3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। I think we have completed today's quota. Yes, we have completed today's quota. तो आज का जो सेशन था हमारा वो D&F ब्लॉक एलिमेंट्स का था। तो हमने 12th में 4 लेक्चर दिए, 4 एक सीरीज हमने प्रोवाइड की, 4 लेक्चर सीरीज, जिसमें हमने सारा 12th के जो 12th एग्जामिनेशन के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बेटा वो हमने डिस्कस किए। आई होप कि ये जो हमने डिस्कस किए इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस।